कभी सोचा है कि जब हम किसी पेंटिंग को या किसी डूबते सूरज को देखकर कहते हैं वाह क्या बात है, तो उस एक पल में हमारे दिमाग के अंदर असल में क्या चल रहा होता है? क्या सुंदरता बस हमारी आंखों का धोखा है या इसका कोई गहरा यूनिवर्सल मतलब है जो हम सबको जोड़ता है? ये सवाल सिर्फ आज के नहीं है। सदियों से दार्शनिकों का सिर घुमाते रहे हैं और आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें सीधे एक बहुत बड़े दार्शनिक इमैनुअल कांट की दुनिया में ले जाते हैं। कांट ने इन सवालों की इतनी गहराई से पड़ताल की है कि उनके विचार आज भी हमारी सोच को चुनौती देते हैं। बिल्कुल। और आज हमारी कोशिश यही है कि कांट के भारी भरकम शब्दों जैसे रुचि, प्रतिभा, आत्मा के पीछे छिपे आसान और दिलचस्प आइडियाज को बाहर निकाला जाए। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कांट क्यों मानते थे कि जब कोई कहता है ये सुंदर है तो वो सिर्फ अपनी पसंद नापसंद नहीं बता रहा होता, बल्कि एक बहुत बड़ा दावा कर रहा होता है। हाँ, एक तरह का यूनिवर्सल दावा। तो चलिए इस दिमागी उलझन को सुलझाना शुरू करते हैं। तो कांट सबसे पहले दो चीजों में एक साफ फर्क करते हैं। वो कहते हैं कि किसी सुंदर चीज को पहचानने और उसकी सराहना करने के लिए रुचि यानी टेस्ट की जरूरत होती है, लेकिन ललित कला यानी फाइन आर्ट बनाने के लिए प्रतिभा यानी जीनियस चाहिए। हाँ, सुनने में तो ये काफी सीधा साधा वर्गीकरण लगता है। हाँ, पहली नजर में तो यही लगता है, जज करने वाला और बनाने वाला। लेकिन कांट यहीं एक पींच डाल देते हैं। वो कहते हैं कि हर तरह की सुंदरता के पीछे एक आत्मा या स्पिरिट होती है। आत्मा? हाँ, ये वो चीज है जो किसी कलाकृति को जिंदा करती है। तो जब हम अपनी रुचि का इस्तेमाल करके किसी चीज को सुंदर कहते हैं तो हम असल में कलाकार की प्रतिभा द्वारा उसमें डाली गई उस आत्मा को ही महसूस कर रहे होते हैं। अच्छा, मतलब बिना आत्मा की समझ के रुचि भी अंधी है। एक मिनट, यहाँ मुझे कुछ खटक रहा है। स्रोत में कांट एक जगह ये भी कहते हैं कि किसी कलाकृति को सही मायनों में सुंदर कहलाने के लिए रुचि प्रतिभा से ज्यादा जरूरी है। ये बात तो उल्टी लगती है। ये तो ऐसा हुआ जैसे आप कहें कि एक अच्छे रेस्टोरेंट के लिए शेफ से ज्यादा जरूरी फूड क्रिटिक है। अरे जब तक कोई जीनियस शेफ कुछ बनाएगा ही नहीं तो कोई उसे परखेगा कैसे? बहुत बढ़िया सवाल है, और यही कांट के तर्क का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। इसे ऐसे समझिए कि कला का विकास कैसे होता है। हाँ, किसी भी कला में जान डालने के लिए उसमें कुछ नया और मौलिक लाने के लिए प्रतिभा की जरूरत तो है ही। बिल्कुल। लेकिन वक्त के साथ जो चीज कभी किसी एक जीनियस का क्रांतिकारी आइडिया थी वो धीरे धीरे आम हो जाती है और समाज की रुचि या टेस्ट का हिस्सा बन जाती है। मिसाल के तौर पर जब पहली बार इम्प्रेशनिस्ट पेंटिंग्स आईं तो लोगों ने उन्हें अधूरा और अजीब कहा। वो एक जीनियस का काम था। हाँ, बिल्कुल अलग था उस समय के हिसाब से। एग्जैक्टली। आज वही स्टाइल करोड़ों लोगों को सुंदर लगता है। वो हमारी साझी रुचि का हिस्सा है। तो कांट का मतलब ये है कि कला को समाज में टिके रहने के लिए उसे उस स्थापित रुचि की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है जिसे कभी जीनियस लोगों ने ही बनाया था। अच्छा, तो मतलब जो आज जीनियस है वो कल का स्टैंडर्ड बन जाएगा। ये तो समझ आया कला के मामले में, क्योंकि वहाँ एक कलाकार है, एक इंसान है। लेकिन प्रकृति का क्या? एक फूल, एक पहाड़ या एक सनसेट की सुंदरता के पीछे कौन सी आत्मा है? वहां तो कोई कलाकार नहीं है। कांट के हिसाब से वहां भी आत्मा है, लेकिन वो कलाकार की नहीं बल्कि देखने वाले की है। देखने वाले की? कैसे? जब कोई इंसान किसी प्राकृतिक नज़ारे को देखकर बस इतना कहता है ये सुंदर है, तो कांट कहते हैं कि ये अपने आप में एक कविता है। वो इंसान उस नज़ारे को सिर्फ एक वस्तु की तरह नहीं देख रहा, बल्कि अपनी कल्पना के जरिए उसे एक गहरा मतलब दे रहा है। अच्छा। वो असल में कह रहा है कि इस नज़ारे में एक डिज़ाइन है, एक मकसद है, जैसे किसी ने इसे बनाया हो। इसे ही कांट अनिर्धारित काव्यात्मक संवेदना कहते हैं, यानी बिना शब्दों वाली एक कविता की भावना। ये तो बड़ा मजेदार आइडिया है। मतलब अगली बार जब मैं ट्रैफिक में फंसी हुई एक खूबसूरत सूर्यास्त देखकर कहूँ वाह यार, तो क्या कांट के हिसाब से मैं एक छोटी मोटी कविता रच रही हूँ? बिल्कुल। आप उस पल में सिर्फ एक भौतिक घटना नहीं देख रही हैं, आप उसे अपनी कल्पना से जोड़कर एक अनुभव बना रही हैं। कांट एक मजेदार किस्सा सुनाते हैं। एक आदमी ने नियाग्रा फॉल्स पर पूरा हफ्ता बिताया और आखिर में बस इतना लिखा, ओ नियाग्रा, नियाग्रा, तुम एक चौंकाने वाले हो, चौंकाने वाले हो। आहा, ये तो कोई महान कविता नहीं है। जाहिर है नहीं है, लेकिन यह उस अंदरूनी आवेग को दिखाती है जो हम सब में है, प्रकृति को एक कलाकृति की तरह देखने का आवेग। और कांट के लिए यही आवेग हम सबको एक साझी आत्मा से जोड़ता है। वो इसे अतीन्द्रिय आधार जैसा भारी भरकम नाम देते हैं, पर इसका सरल मतलब है एक तरह का अनदेखा
यूनिवर्सल ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हम सब में इंस्टॉल्ड है। यूनिवर्सल ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम, वाह! हम भले ही अलग अलग ऐप चलाते हों, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही है। ये सुनकर थोड़ा समझ आ रहा है, लेकिन यहीं से बात थोड़ी और उलझ जाती है। कांट एक पहेली पेश करते हैं जिसे वो रुचि का विरोध या एंटोनमी ऑफ टेस्ट कहते हैं। ये सुनने में ही ऐसा लगता है जैसे मेरा दिमाग अभी फटने वाला है। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत दिलचस्प है। ये पहेली दो ऐसे विचारों पर टिकी है जो एक दूसरे के एकदम उलट हैं, पर दोनों ही सही लगते हैं। ओके। पहला विचार यानी थीसिस ये है, सुंदरता का फैसला किसी तय नियम या कॉन्सेप्ट पर आधारित नहीं होता। अगर ऐसा होता तो हम लॉजिक और सबूतों से साबित कर सकते थे कि कोई फिल्म अच्छी है या बुरी, जो कि नामुमकिन है। बिल्कुल। आप किसी को तर्क देके ये नहीं मनवा सकते कि उसे कोई गाना पसंद आना ही चाहिए। सही बात है। दूसरा विचार यानी एंटीथीसिस ये है, सुंदरता का फैसला किसी न किसी कॉन्सेप्ट पर आधारित होना ही चाहिए, वरना हम इस पर कभी बहस ही नहीं कर पाते। ये फिल्म सुंदर है और मुझे ये फिल्म पसंद है, इन दोनों बातों में कोई फर्क ही नहीं रह जाता। हम दूसरों से उम्मीद ही क्यों करते कि वो हमारी पसंद से सहमत होंगे। ठीक है, तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि सुंदरता का कोई फॉर्मूला नहीं है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि कोई ना कोई साझा नियम जरूर होना चाहिए, वरना हम बात ही नहीं कर पाते। ये तो सिर चकराने वाली बात है। मैं अपने दोस्त को ये कैसे समझाऊं कि उसे एक खास फिल्म क्यों पसंद आनी चाहिए? मैं उसे तर्क तो दे नहीं सकती, पर फिर भी मुझे लगता है कि उसे वो बात समझनी चाहिए जो मुझे दिखी। यही है वो पहेली। बिल्कुल, यही वो पहेली है जिसे हम रोज महसूस करते हैं, और कांट इसका समाधान एक खास तरह का कॉन्सेप्ट पेश करके करते हैं। ये त्रिभुज या कुर्सी जैसा कोई निश्चित तार्किक कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये अतीन्द्रिय की एक अनिश्चित और धुंधली सी अवधारणा है। अतीन्द्रिय? इसे ऐसे समझें कि हम सबके मन में न्याय या बहादुरी जैसा एक बहुत गहरा आइडिया होता है। हम उसकी कोई सटीक परिभाषा नहीं दे सकते, कोई फॉर्मूला नहीं बना सकते। लेकिन एक धुंधला सा आइडिया हमारी मदद कैसे करेगा? ये तो मामले को और भी कंफ्यूजिंग बना रहा है। ये सौंदर्यात्मक विचारों के जरिए काम करता है। सौंदर्यात्मक विचार? अब ये क्या है? ये हमारी कल्पना से पैदा हुई तस्वीरें या भावनाएं हैं। मिसाल के तौर पर, हम बहादुरी का कोई एक नियम नहीं बना सकते, लेकिन जब हम किसी फायर फाइटर को जलती हुई इमारत में भागते हुए देखते हैं, तो हमारी कल्पना उस एक पल की एक शक्तिशाली तस्वीर बनाती है, एक सौंदर्यात्मक विचार। ये तस्वीर उस एक घटना को हमारे अंदर के बहादुरी के धुंधले यूनिवर्सल आइडिया से जोड़ देती है, और उस पल हमें लगता है कि ये सिर्फ हमारी राय नहीं है, हर किसी को इसे बहादुरी मानना चाहिए। अच्छा। कांट कहते हैं सुंदरता ठीक इसी तरह काम करती है। एक सुंदर कलाकृति हमारी कल्पना में ऐसे ही शक्तिशाली विचार जगाती है जो उस अनदेखे यूनिवर्सल आइडिया को छू लेते हैं। अच्छा, तो मतलब सुंदर चीज एक ट्रिगर की तरह है जो हमारी यूनिवर्सल ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से मौजूद किसी गहरे आइडिया को एक्टिवेट कर देती है। बिल्कुल। और इसीलिए हमें लगता है कि जो मुझे महसूस हो रहा है वो सबको होना चाहिए। ठीक है, ये सिस्टम समझ आ गया, लेकिन तो क्या इस सब का मतलब क्या है? सुंदरता हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? ये सिर्फ एक अच्छा एहसास होने से ज्यादा क्यों है? कांट के लिए इसका कनेक्शन सीधा नैतिकता से है। वो कहते हैं कि सुंदरता नैतिकता का प्रतीक है, सिंबल ऑफ द मॉरली गुड। नैतिकता का प्रतीक? हाँ, अब ये एक बहुत बड़ा दावा है। उनका तर्क ये है कि जब हम किसी चीज को सुंदर कहते हैं, तो हमारा फैसला किसी भी निजी स्वार्थ से आजाद होता है। हम किसी फूल को इसलिए सुंदर नहीं कहते क्योंकि वो हमारे किसी काम आएगा या हमें उससे कोई फायदा होगा। हम बस उसकी सुंदरता की सराहना करते हैं। ठीक इसी तरह एक नैतिक फैसला भी तो निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर लिया जाता है। एक मिनट रुकिए, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये सच में ऐसा है? मेरा मतलब है, इतिहास में और आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका कला और संगीत में बहुत अच्छा टेस्ट है, लेकिन वो इंसान अच्छे नहीं है। तो फिर सुंदरता और नैतिकता का ये कनेक्शन असल जिंदगी में कैसे काम करता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और कांट का जवाब भी उतना ही बारीक है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि अच्छी कला की सराहना करने से आप अपने आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। अच्छा। बल्कि वो ये कह रहे हैं कि सुंदरता की सराहना करने का जो मानसिक अभ्यास है, वो आपको नैतिक सोच के लिए तैयार करता है। ये दिमाग के लिए एक तरह की जिम है। दिमाग के लिए जिम? हाँ, जब आप बिना किसी स्वार्थ के किसी चीज की सराहना करना सीखते हैं, तो आप अपने दिमाग को अपनी निजी इच्छाओं और जरूरतों से ऊपर उठकर सोचने की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। ये आपकी नैतिक मांसपेशी का वर्कआउट है। वाह! ये आपको याद दिलाता है कि आप सिर्फ अपनी भूख और जरूरतों से चलने वाले जीव नहीं हैं, आप में उससे ऊपर उठने की क्षमता है। वाह!
तो ये एक तरह की मेंटल क्रॉस ट्रेनिंग है। सुंदरता की सराहना करना आपके दिमाग को उस मोड में डालता है जहां से नैतिक फैसले लेना आसान हो जाता है। ये वाकई एक गहरा विचार है। और इसी से कांट की एक और बात जुड़ती है, सेंसिस कम्युनिस या साझी समझ। इसका क्या मतलब है? ये साझी समझ कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ हम पैदा होते हैं। ये कुछ ऐसा है जिससे हमें विकसित करना पड़ता है, कमाना पड़ता है। और ये सीधे सीधे मानवता के आइडिया से जुड़ा है, यानी सहानुभूति रखने की क्षमता और अपनी सबसे गहरी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने की क्षमता। मतलब ये एहसास कि हम सब एक नाव में सवार हैं। बिल्कुल। तो क्या कला और संस्कृति इस साझी समझ को बनाने में हमारी मदद करते हैं? क्या ये एक तरह का गोंद है जो समाज को जोड़ता है? बिल्कुल। कला और संस्कृति वो माध्यम है जिनसे ये साझी समझ विकसित होती है। वो समाज के अलग अलग तबकों, अमीर गरीब, पढ़े लिखे अनपढ़ के बीच की खाई को पाटते हैं। जब अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग एक ही कलाकृति या संगीत को सुनकर एक जैसा महसूस करते हैं, तो वो एक ऐसे अनुभव में हिस्सा ले रहे होते हैं तो निजी होते हुए भी साझा है। कांट के लिए ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये एक बेहतर, ज्यादा जुड़ा हुआ और विश्वव्यापी समाज बनाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। ये हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने छोटे से नजरिए से बाहर निकलकर एक यूनिवर्सल नजरिए से दुनिया को देखें। तो हमने एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरुआत की थी कि कोई चीज सुंदर क्यों लगती है, और हम मानवता, समाज और एक बेहतर दुनिया बनाने के विचार तक पहुंच गए। कांट हमें ये दिखाते हैं कि सुंदरता का फैसला सिर्फ एक व्यक्तिगत पसंद नापसंद का मामला नहीं है, बल्कि ये हमारी सोचने, महसूस करने और सबसे बढ़कर एक दूसरे से जुड़ने की क्षमता की नींव में बसा हुआ है। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। अगर कांट की बात सही है कि प्रकृति की सुंदरता असल में सिर्फ प्रकृति में नहीं है, बल्कि वो प्रकृति और हमारी अपनी आजाद कल्पना का एक खूबसूरत संगम है, तो एक दर्शक के तौर पर हमारी भूमिका क्या हुई? सोचने वाली बात है। अगली बार जब आप किसी सुंदर पहाड़ी नज़ारे को देखें, तो खुद से पूछिएगा, क्या आप किसी ऐसी चीज की खोज कर रहे हैं जो पहले से वहां मौजूद है, या आप उस सुंदरता को रचने में, उसे बनाने में उसी पल सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे हैं?